वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं औरू कधा 16 सर। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक महिला को देखते हैं जो किसी आदमी के साथ ना घने जंगल से होते हुए एक तांत्रिक से मिलने जा रही है। दरअसल वो महिला किसी गांव की मुखिया है और उसके गांव में आए दिन बच्चे गायब हो रहे हैं। पूरा गांव इससे परेशान है कि आखिर उनके बच्चों को कौन गायब कर रहा है, कहाँ जा रहे हैं, वो कुछ पता नहीं है उन्हें। एंड उसी चीज का पता लगाने के लिए ये मुखिया तांत्रिक के पास जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस तांत्रिक के पास बहुत अद्भुत शक्तियां हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो आसानी से पता लगा सकता है कि इन सब के पीछे कौन है, कौन बच्चों को गायब कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो अब आगे बढ़ते हुए मुखिया को एक अघोरी दिखाई देता है। वो उससे तांत्रिक का पता पूछती है, जिस पर वो उसको रास्ता बता भी देता है। अब उसके बताए गए रास्ते के अनुसार मुखिया उस तांत्रिक के पास भी पहुंच जाती है। उसको अपनी समस्या बताती है कि हमारे इधर बच्चे गायब हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। एंड तब तांत्रिक अपने तंत्र विद्या का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। साथ ही उसके पास एक रहस्यमय किताब भी होती है और इस तांत्रिक के पास कुछ ऐसी शक्ति है कि इस तांत्रिक को जिस भी चीज की समस्या का हल चाहिए होता है ना, वो बस मन में उस चीज को सोचता है और किताब खुद ब खुद वो सारी चीजें लिखकर बता देती है। एंड तब उस किताब की मदद से तांत्रिक को पता चलता है कि इन सब के पीछे एक बहुत ही खतरनाक डायन का हाथ है। वो गांव के बच्चों को चुरा कर उनके बलि देती है ताकि खुद को हमेशा जवान रख पाए। उसने अपनी जवानी के जाल में राजा को फंसाकर उनका सारा राजपाट छीन लिया, लेकिन अब तक उसका लालच कम नहीं हुआ। वो आज भी राजा की तरह और भी बकरों की तलाश में है और इसके लिए उसे अपनी सुंदरता को बरकरार रखना पड़ता है। और यही वजह है कि वो बच्चों की बलि देकर उनका दिल खा जाती है, जिससे वो हमेशा जवान रहती है। अब जब ये सारी बात उस मुखिया को पता चलती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं भाई। वो तांत्रिक से पूछती कि तो हम उस डायन को कैसे रोक सकते हैं। फिर तांत्रिक कहता है, उसे तुम मैं कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, आज से कुछ दिनों के बाद चांदनी रात को एक बच्चा जन्म लेगा जो उस डायन को खत्म करेगा। तुम बस उसी का इंतजार करो और उस दिन तक तुम्हें गांव के बच्चों की रक्षा करनी है। ये सुनकर मुखिया तांत्रिक का धन्यवाद कहकर वहां से चली जाती है और कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाते हैं जहां उस तांत्रिक की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है, क्योंकि उसका अंतिम समय भी करीब आ चुका था ना। इसलिए वो उस जादुई वाली किताब को कहीं पर छुपा देता है ताकि उसके परिवार के सदस्य के अलावा कोई दूसरा इंसान इस किताब को हाथ न लगा पाए, क्योंकि अगर ये किताब गलत हाथों में चली गई तो दुनिया का विनाश हो सकता है। इसलिए तांत्रिक उस किताब को बहुत ही सेफ जगह पर छुपाकर अपना दम तोड़ देता है। अब ये सीन कुछ सालों के बाद के समय पर शिफ्ट होता है, जहां पर अरुण नाम का एक डायरेक्टर एक एक्टर को अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं इस स्टोरी पर ना एक मूवी बनाना चाहता हूँ। लेकिन जब वो एक्टर उस स्टोरी को पढ़ता है ना, उसे तो वो स्टोरी एकदम वाहियात लगती है, बिल्कुल ही ओल्ड फैशन स्टोरी। इसलिए वो साफ साफ इस स्टोरी पर काम करने से मना कर देता है। बेचारा अरुण उदास होकर घर वापस आ जाता है। दरअसल दोस्तों, अरुण के दादा कोई और नहीं बल्कि वही तांत्रिक है जिससे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और अभी वो किताब थी ना जो तांत्रिक ने छुपाई थी, वो अरुण के घर में ही मौजूद है। लेकिन अरुण को इस बात पर विश्वास ही नहीं है कि जादुई किताब हो भी सकती है, मतलब उसे अपने दादा पर भरोसा ही नहीं था। एंड अरुण जब अपने दोस्तों के साथ किसी बढ़िया स्टोरी की तलाश में जा रहा होता है, तब जाते जाते उसकी माँ उसे वही किताब देती है, ये कहते हुए कि कभी तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो यही किताब तुम्हारी मदद करेगी। अरुण अब उस किताब को लेना तो नहीं चाहता, पर अब माँ कह रही है तो बेचारा क्या करे, उसे अपने पास रख लेता है। फिर वो अपने दोस्त सुरेश के साथ राजू नाम के अपने एक और दोस्त से मिलने जा रहा होता है ताकि तीनों मिलकर मूवी के लिए एक अच्छी स्टोरी लिख पाए। रास्ते में होता ये कि अरुण अपनी बहन को उसके कॉलेज छोड़ देता है, जहाँ पर कुछ सीनियर्स अरुण की बहन को परेशान करने लग जाते हैं, लेकिन वो तो उनको ऐसा धमकाती है कि उनकी हवा निकल जाती है। पर सुरेश को लगता है कि सीनियर्स अब भी अरुण की बहन को परेशान कर रहे होंगे, इसलिए वो बस हीरो बनते हुए उसे बचाने चला जाता है। लेकिन तब उसकी सारी हीरोपंती वो सीनियर मार मार के निकाल देते हैं। उसे इतना मारते हैं कि बेचारे की वहीं पर हवा टाइट हो जाती है। इधर हम राजू को देखते हैं जो कि एक ढोंगी तांत्रिक है। उसके पास एक कपल अपनी समस्या को लेकर आते हैं जिनकी बेटी लापता हो गई थी। राजू भी अपनी नकली तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके पता लगाने की कोशिश करता है कि वो अभी कहाँ हो सकती है। लेकिन जब उसको कुछ समझ में नहीं आता ना, तो वो अपनी कहानी बता देता है कि तुम्हारी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं भाग गई है। अब ये सुनकर तो वो कपल बड़े उदास हो जाते हैं और राजू को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहकर वो चले जाते हैं। अगले दिन अरुण और सुरेश दोनों राजू से मिलने उसके गांव आते हैं। वहां पर आते ही उनकी बहस चाय के टपरी वाले से हो जाती है, जहां दोनों एक दूसरे का खूब मजाक भी उड़ाते हैं। और जमकर बहस करने के बाद वो दोनों राजू के घर पर आ जाते हैं। वहां उनको देखकर राजू तो एकदम खुश हो जाता है और फिर वो तीनों मिलकर एक अच्छी स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा होता है कि कहानी कहाँ से शुरू करें, इसलिए बिना कुछ लिखे वो आराम से सो जाते हैं। पर जैसे उनकी आंख लगती है, हम एक लड़की को उनके घर में घूमते हुए देखते हैं। उस लड़की को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा हो। अगले दिन राजू का मकान मालिक किराया लेने के लिए आ जाता है। अरुण और सुरेश को तो लगता है कि कोई पागल आदमी है जो सीधे अपनी बाइक घर में घुसेड़ते हुए आ रहा है, इसलिए वो दोनों उस पर बरस पड़ते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी घर में आने की है और बाइक भी हमारे घर के पास कैसे लेकर आ गए तुम, ये हमारा घर है, यहाँ से निकलो।
अब जब राजू उनको झगड़ते हुए देखता है तो उसकी हालत एकदम पतली हो जाती है, क्योंकि वो तो मकान मालिक था जो किराया लेने के लिए आया था। फिर वो मकान मालिक से माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी, इनको माफ कर दो, आप ये नहीं जानते थे कि आप मकान मालिक हो। लेकिन कहाँ मकान मालिक का गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो राजू को धमकाते हुए कहता है कि बेटा, अगर 1 हफ्ते के अंदर मेरा किराया मुझे नहीं मिला ना, तो तुम तीनों को बेच कर, ध्यान से सुनना, बेच कर अपना किराया वसूल करूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। अब रात को अरुण को याद आता है कि उसके पास, हाँ, उसके दादा की किताब है, वो मतलब वो जादुई किताब, उसमें शायद कोई अच्छी कहानी हो सकती है, तो अगर होगी तो उनकी किस्मत खुल जाएगी। इसलिए वो बाकी दोस्तों के साथ उस किताब को खोलता है, लेकिन वो किताब पूरी तरह से खाली होती है। सुरेश कहता है कि अरे कोई बात नहीं, हम इस किताब पर कहानी लिख लेंगे। जिसके बाद वो उस खाली किताब पर कहानी लिखना शुरू करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं वो काव्या नाम की एक सुंदर सी लड़की से, कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की थी जिसका पति करण कारपेंटर हुआ करता था। दोनों एक दूसरे के प्यार में जान देने को तैयार थे। लेकिन दोस्तों, इतना ही लिखने के बाद सुरेश और राजू को नींद आ जाती है। कामचोर लगते हैं दोनों, इसलिए वो दोनों सोने चले जाते हैं। अब इनके सोने के बाद हम उनके घर में करण और काव्या की आत्मा को देख पाते हैं, यानी कि जो भी वो उस किताब में लिख रहे थे वो सच हो रहा था। अगली रात सुरेश फिर से स्टोरी वहीं से कंटिन्यू करने वाला होता है कि तभी अरुण और राजू को पायल की छन 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 आवाज आती है। अब ये सुनकर दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन सुरेश कहता है, अबे ये तुम्हारा वहम है, कहाँ ध्यान दे रहे हो तुम, इस पर ध्यान दो ना, अपनी स्टोरी को पूरी करते हैं। इसके बाद वो दोबारा से कहानी लिखना शुरू करते हैं, जहाँ सुरेश लिखता है कि काव्या अपने पैरों में पायल पहन रही है और जो जो चीज वो उस किताब में लिख रहा होता है ना, वही चीज अरुण और राजू को उनकी आंखों के सामने होते हुए दिखाई दे रही थी। जहाँ काव्या की आत्मा सच में अपने पैरों में पायल बांध रही थी दोस्तों, और वहीं करण वो भी मौजूद था वहां पर। ये देखकर तो दोनों दंग रह जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि हम जो लिख रहे हैं वो सच कैसे हो सकता है, कहीं ये कोई सपना तो नहीं। इसलिए अगले दिन अरुण और राजू दोनों एक दूसरे से बात करते हैं इस बारे में कि अगर सपना हुआ तो 2 लोगों को यार एक जैसा सपना थोड़ी आएगा, थोड़ा बहुत अंतर तो होना चाहिए। और दोस्तों, अगर कभी 2 लोगों को एक जैसा सपना आ भी जाए तो जो चीज वो देखते हैं कम से कम उनका हुलिया तो अलग होना ही चाहिए, लेकिन नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि अरुण और राजू काव्या का हुलिया एकदम सेम बताते हैं। इससे दोनों को यकीन हो जाता है कि भाई ये कोई सपना नहीं था, कुछ बहुत ही खतरनाक चीज थी। ये दोनों सुरेश से पूछते हैं कि एक बात बता, तुझे भी हमारी तरह काव्या और करण दिखते हैं क्या घर में? क्योंकि जब तुम कहानी लिख रहे थे ना कल को, तो उस समय हमारे सामने यार वो दोनों खड़े थे। ये सुनकर तो सुरेश भी हैरान रह जाता है कि तुम कह क्या रहे हो, पी रखी है क्या तुमने आज? मैंने तो किसी को नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, अब होता यह है कि जब 2 दोस्त कह रहे हैं कि हमने किसी को देखा, तो तीसरा भी सोचता है कि यार मैं क्यों नहीं देख पाया। और ये तो छोड़िए, अरुण और राजू सुरेश से ये भी कहते हैं कि तुम्हें पता है काव्या बहुत ही सुंदर थी। अब ये सुनकर सुरेश को थोड़ा जलन भी होती है कि यार इन्होंने इतनी सुंदर लड़की देखी और मैं नहीं देख पाया। अब सुरेश सोचता है कि मैं और अच्छे तरीके से काव्या की सुंदरता को इमेजिन करके लिखूंगा। और जब वो लिखना शुरू करता है ना, तो वहाँ पर पहले से कुछ एक्स्ट्रा लाइंस लिखी होती हैं कि काव्या और करण एक दूसरे को फ्रूट्स खिला रहे हैं, लेकिन खिलाने के बाद वो उसी फ्रूट्स काटने वाले चाकू से एक दूसरे पर हमला भी कर देते हैं। हमने से उन्हें कुछ तो नहीं होता, पर मजा बहुत आ रहा होता है। अब ये पढ़कर वो हैरान रह जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि ये लाइन किसने लिखी है, हमने तो लिखी नहीं। तभी दूसरे कमरे से उसे कुछ आवाजें आती है। वो तुरंत वहाँ पर जाता है। ओह माय गॉड, वहाँ पर काव्या और करण एक दूसरे को फ्रूट्स खिला रहे होते हैं और उसी चाकू से हमला भी कर देते हैं। पर बेचारा सुरेश अब भी काव्या को देख नहीं पाया। अब ये सारी चीजें होते हुए देखकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये सब कुछ इस किताब की वजह से हो रहा है, आगे चलकर कहीं हमारी भी जान को खतरा ना हो जाए, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इस किताब में कुछ ना लिखें। लेकिन किताब में ना लिखने की वजह से अब घर के आईने पर अपने आप स्टोरी लिखने लग जाती है और उसी स्टोरी के हिसाब से अरुण और राजू काव्या को देख पा रहे थे। अब इन सारी चीजों से अरुण और राजू को काफी ज्यादा डर हो जाता है। लेकिन सुरेश, अरे वो तो बस काव्या को देखने के लिए इतना उतावला है कि क्या कहें। और जब अरुण किताब को रखने वाला होता है, सुरेश कहता है नहीं, ये किताब मुझे दे, और छीनने के चक्कर में वो किताब जमीन पर गिर जाती है। तब उसके अंदर से करण बाहर निकलता है, जिससे अब सुरेश भी देख पा रहा होता है। बाहर आने के बाद करण उन तीनों से कहता है, तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। इस घर में आज से कई सालों पहले मैं और काव्या रहा करते थे, लेकिन हमारे साथ हमारी शादी वाले दिन ऐसा कुछ हुआ कि हमारी जान चली गई। उसके बाद से हमारी आत्मा इस घर में कैद है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरुण के यहाँ पर आने पर मुझे पता चला कि अरुण उसी तांत्रिक का पोता है जिसके पास जादुई शक्तियाँ और वो किताब है। उस किताब और शक्ति का इस्तेमाल करके अरुण पता लगा सकता है कि हमारे साथ क्या हुआ था। अगर अरुण ने इस बारे में पता लगा लिया तो मैं तुम तीनों को यहाँ से जाने दूंगा, वरना यहीं पर मार डालूंगा। दोस्तों, ये सुनकर तो तीनों की हालत खराब हो जाती है। फिर करण उन्हें अपने और काव्य के बारे में बताता है कि ये बात आजादी से पहले की है, जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज था।
काव्या, जिसका नाम असल में कैथरीन है, वो अंग्रेज ऑफिसर की बेटी थी। हम दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया और उसके बाद हम दोनों एक साथ रहने लगे। लेकिन जब इसके बारे में काव्या के पिता को पता चला तो उन्होंने काव्या को साफ साफ कह दिया कि अगर वो एक इंडियन से शादी करेगी तो उनका पिता और बेटी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन काव्या मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हुई। तब उसके पिता ने उसको घर से बाहर फेंकवा दिया। इसलिए काव्या मेरे साथ मेरे घर पर आकर रहने लगी। लेकिन जैसे वो मेरे घर आई, आसपास के लोगों ने उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू किया। अंग्रेज होने की वजह से वो उसको बहुत बुरा भला कहते थे, लेकिन वो बेचारी हर बात को अनदेखा कर देती थी। लेकिन जिस दिन हमारी शादी होने वाली थी उसी रात दुर्घटना हो गई और हम दोनों मारे गए। अब इनकी कहानी को सुनकर अरुण और बाकी को काफी बुरा लग जाता है कि यार बेचारों के साथ अच्छा नहीं हुआ। वो ये तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इनको इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। इसलिए तीनों सोचने लग जाते हैं कि आखिर शादी वाली रात को इनके साथ हुआ क्या होगा जिससे इनकी जान चली गई। मतलब तो वो अपने हिसाब से उस किताब में कहानी लिखने लग जाते हैं और जब वो सही कहानी लिखते वैसा ही काव्य और करण अपने आप हरकत करने लगते हैं ताकि पता चल सके कि उस रात क्या हुआ था। पर जब वो गलत लिखते हैं तो वो दोनों उसी पोजीशन में स्टॉप हो जाते हैं। इससे दोस्तों इनको समझ में आ जाता है कि ये चीज उस दिन हुई थी या नहीं हुई थी। इसलिए जब उनको पता चल जाता है कि ये गलत लाइन है तो वो उसकी जगह पर दूसरी लाइन लिखते हैं चेक करने के लिए कि ये सही है या फिर नहीं। लेकिन एक जगह काव्या इस तरह से स्टॉप हो रही थी जैसे किसी ने पीछे से उसकी साड़ी पकड़कर घसीट लिया हो उसको। अब इनको लगता है कि शायद उस दिन कोई घर में घुस आया होगा और काव्या के साथ गलत करने की कोशिश की होगी उसने, जिसके बाद शायद उसने करण को भी मार दिया। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच नहीं होती, क्योंकि इसके हिसाब से भी जब वो कहानी लिखते हैं तो करण और काव्या अपनी पोजीशन से नहीं हिलते और उनके पास अपने दादा जैसी शक्ति तो नहीं होती, इसलिए वो शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसलिए उसको पता नहीं चल पाता कि उस रात असल में क्या हुआ था। लेकिन तब वहां उसके दादा की आत्मा आकर सीधे अरुण के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद अरुण के अंदर से उसके दादा सुरेश और राजू से कहते हैं कि मेरी आत्मा को दोबारा दुनिया में इसीलिए भेजा गया ताकि मैं इन दोनों प्यार करने वालों की आत्मा को शांति दिलवा पाऊं। इनका प्यार बहुत सच्चा है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस रात असल में क्या हुआ था। अरुण के दादा वहां पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस किताब में लिखना शुरू करते हैं। तो असल में करण किसी चीज के लिए लकड़ियां काट रहा था और उसके लिए काव्या गर्म दूध लेकर आ रही थी। लेकिन तभी उसकी साड़ी जमीन पर गढ़े कीले में फंस गई, जिससे ऐसा लगा कि किसी ने काव्या को पीछे से घसीट लिया और साड़ी फंसने की वजह से वो जैसे नीचे गिरी वो कीला सीधा काव्या के सर पर आकर लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये देखकर करण के उस समय होश उड़ गए कि अचानक से काव्या को ये क्या हो गया। वो भागते हुए काव्या के पास आया, लेकिन परेशानी में उसने अपनी कुल्हाड़ी ठीक तरह से ऊपर नहीं रखी, जो सीधे उसके ऊपर गिर गई और इस वजह से वो भी मारा गया। और उस टाइम करण को ऐसा लगा कि किसी ने काव्या को पीछे से धक्का मारा और उसी इंसान ने उससे सर पर कुल्हाड़ी भी मारी है। यही वजह है कि उन दोनों की आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली और वो प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। ठीक है, अब जैसे कि काव्या और करण की आत्मा को सच्चाई पता चल जाती है तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है और अपना काम पूरा करने के बाद अरुण के दादाजी की आत्मा भी उसके शरीर से निकलकर चली जाती है। तीनों दोस्त एकदम से खुश भी हो जाते हैं और अभी तक जो भी उनके साथ हुआ वो उसी पर एक स्टोरी लिखते हैं। ये स्टोरी एक्टर्स और बाकियों को इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि अरुण को मूवी डायरेक्ट करने का ऑफर मिल जाता है। ये देखकर वो खुश, उसकी तमन्ना पूरी और वो काव्या और करण पर ही मूवी की शूटिंग कर देता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।